नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अंधभक्तों को कैसे बेवकूफ बनाना है और बेवकूफों को कैसे अंधभक्त बनाना है, इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट है ये सरकार। आखिर में मैं आदित्य धर से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, तो तेरी लेगेसी आगे चलकर वही होने वाली है जो हिटलर की फेवरेट फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल की थी। बात तो सही है। बाद में ये बहाने मत देना कि मैं तो बस एक आर्टिस्ट था, अपना काम कर रहा था, जो देश की हालत थी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जुम करो। आप आजकल बहुत मजाक उड़ाते हो नेहरू का और मनमोहन सिंह का। जवाहरलाल नेहरू। कभी खुद के अपने भाषणों में, कभी अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए, तो कभी इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए। लेकिन आज नेहरू और मनमोहन सिंह अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है। बात तो सही है। जो आपने यहाँ पर प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, आपके सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो बवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? मोदी की गारंटी, चारों तरफ हर जगह यही एड छाप रखी है। सही पकड़े हैं। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर। मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। क्या बात कर रहे हैं? अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सच बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर है, और जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू आईएसआई के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने किया, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज के दिन सभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए। धुरंधर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से ये किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। बात तो सही है। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सदगमय। यही नहीं, अभी और सुनिए। बार बार फिल्म में आदित्य धर ने ये अस वर्सेस देम का नफरतखोर प्रोपेगेंडा डाला है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फिल्म में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहता है कि वो लोग तो दंगा कर देंगे। यहाँ साल 2007 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही होती है। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा जाता है। जुम करो। उस समय पहले मुलायम सिंह यादव और फिर मायावती की सरकार थी। इस चीज को इंग्लिश में डॉग विस्लिंग कहा जाता है। जो सीटी हम कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पर इंसानों को सुनाई नहीं देती। क्या बात कर रहे हैं? इसी तरीके से काफी हद तक नफरतखोर प्रोपेगेंडा इस फिल्म में डॉग विस्लिंग की तरह है। बात तो सही है। आम जनता को शायद उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जो नफरतखोर लोग हैं उन तक ये पॉलिटिकल मैसेज बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनके आईटी सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। देश की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, सबसे ज्यादा पैसे उनके पास हैं, और अगर उनका प्रचार करता मैं, नरेंद्र मोदी ही मुझे स्टेज पर बुलाते, मेरी तारीफ करते, हाथ मिलाते। मेरे लिए तो सबसे आसान काम था ये करना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन मैं अपने देश को इस हालत में गिरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, देश को बचाने के लिए। शाबाश बेटा। कल को अगर ये मेरा YouTube चैनल भी बंद करा देना, कम से कम मैं गर्व से कह सकूंगा कि मैं इनके जूतों में नहीं गिरा। मैं आखिरी दम तक देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए आवाज उठाता रहा। यही नहीं, अभी और सुनिए।
और चाहे इससे मेरा पूरा करियर खत्म हो गया, लेकिन कम से कम मैं नीचे नहीं झुक। ये हुई ना बात। मास एंटरटेनर्स के अलावा आर्टिस्टिक फिल्मों की बात करें तो सत्यजीत रे, अदूर गोपाल कृष्ण और मीरा नायर जैसे फिल्म मेकर्स ने दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में भारत का नाम ऊंचा किया। बात तो सही है। और ये सब दोस्तों 2014 के पहले हुआ था। 2014 से पहले ही कई सारे इंडियंस ऑस्कर जीत चुके थे। 2014 से पहले ढेर सारे इंडियंस नोबेल प्राइज जीत चुके थे, बुकर प्राइज जीत चुके थे, रामोन मैग्सेसे अवार्ड जीत चुके थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ओलंपिक मेडल्स हमने जीते थे, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमने जीता था, हम सब जीत चुके थे। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक कहां ये मानने वाले हैं। उनके हिसाब से तो भारत 2014 से पहले एक बियाबान जंगल था। ऋतिक रोशन ने कहा कि भले ही फिल्म की पॉलिटिक्स से वो सहमत ना हो, भले ही वो बहस कर सकते हैं फिल्मकारों की जिम्मेवारी को लेकर, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी। अच्छा। और एक सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। शानदार। तो बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है, लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा। ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत। असलियत में दोस्तों ये डंका सिर्फ व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के चैनलों पर बज रहा है। फेक तस्वीरें फैलाई जाती हैं। ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पर छापा है और उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। इस तरीके से व्हाट्सएप माफिया इंडिया की इंसल्ट करवाता है दुनिया में। सही पकड़े हैं। गोदी चैनलों पर और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी इन्होंने, वॉर रुकवा दी। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए। बिहार में समीकरण कुछ और थे, तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूंगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अलीगढ़ की रैली में भी मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे। बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। और 14 मई को तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। क्या बात कर रहे हैं? बताता हूँ, पहले ये देखो। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये कैसे हो सकता है? मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है, या फिर इन्हें अब कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है? ऐसा नहीं है, इनके ये दो चेहरे हमेशा से ही रहे हैं। 2014 के इस ट्वीट को देखिए, सेक्युलरिज्म हमारे खून में है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। कुछ भी। 2020 में अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र की तरह नहीं देखते। सभी को अपने धर्म का पालन करने की सुविधा है और देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों हमारे देश में जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना लिविंग गॉड मान चुके हैं। ऐसे लोगों से तो लॉजिक की उम्मीद नहीं की जा सकती। अंधभक्तों को कैसे बेवकूफ बनाना है और बेवकूफों को कैसे अंधभक्त बनाना है, इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट है ये सरकार। तो देखिए इन्होंने क्या किया। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो। राहुल द्रविड़, स्टॉप द साइलेंस। सौरव गांगुली, इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से सौरव गांगुली? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। बैगन चीख चीख कर अपना गला फाड़ रहा है, चिल्ला रहा है अर्नब गोस्वामी, लेकिन मजाल इसके मुंह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जय शाह का नाम निकल जाए। इसे कहा गया है, भाई तुम चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, सारे बीजेपी आईटी सेल के अकाउंट, जितना बोलना है बॉयकॉट की मांग करो, बॉयकॉट करना है करो, लेकिन
अमित शाह या मोदी का नाम अपने मुंह से मत निकाल दें। सारा जो ब्लेम है बीसीसीआई पर कर दो, क्रिकेट प्लेयर्स पर कर दो, सोनी टीवी पर कर दो, जितने और यहाँ पर चीजें इन्वॉल्व हैं स्पॉन्सर्स पर कर दो। मतलब मुझे हंसी आती है कि ये अपने अंधभक्तों को एक साल पहले बेवकूफ बना रहे थे ये कहकर कि मोदी ने वॉर रुकवा दी, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर रुकवा दी। अब इन्हीं अंधभक्तों को इस बात पर बेवकूफ बनाया जा रहा है कि मोदी इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं रुकवा सकता। मतलब किसी भी समझदार इंसान को ये सब समझ में आ जाएगा कि ये जो देशभक्ति का ढोंग ये सरकार करती है कितना खोखला है वो। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। अच्छा। लेकिन बेचारे अंधभक्त, यार तुम लोग थके नहीं हो क्या बेवकूफ बन बनकर? नहीं। और कितना बेवकूफ बनना चाहते हो? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। अच्छा। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने? एक बार साहेब ने अपनी सुरक्षा में लगे हुए एसपीजी कमांडो को डांट दिया था, देखिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। जापान गए तो वहां एक आदमी को साइड में हटाते हुए देखे क्योंकि वो उनके और उनके कैमरा के बीच में आ रहे थे। जूम करो, जूम करो, जूम करो। साल 2005 में दोस्तों अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। इस फोटो को देखिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, विपक्षी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी लोग कई सारे साधुओं के साथ देखे जा सकते हैं। बात तो सही है। लेकिन अब राम मंदिर की इनॉग्रेशन को देखिए, कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी। सिक्योरिटी वालों को भी दूर कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर लोग इतने अंधे हो गए हैं? बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए। वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? उसमें मैं खुद 1994 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी तो बचपन की ऐसी कोई फोटो नहीं मिलेगी आपको जिसमें मैंने कोई सूट पहन रखा। इंडिया टुडे ने इनकी पुराने घर की एक फोटो पब्लिश करी थी, स्क्रीन पर देखिए। बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन क्या आपको ये 1950s के किसी बहुत गरीब परिवार का घर दिखता है? मार्च में आई इस रिपोर्ट को देखिए। भारत में इनकम इनइक्वालिटी 100 साल में सबसे ज्यादा हो गई। इतनी बुरी हालत अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती।
याद रखिए दोस्तों, जब नोकाली में दंगे हुए थे वहाँ हिंदुओं को बचाने के लिए महात्मा गांधी गए थे, गोडसे नहीं गया था। हिंदू हो या मुसलमान, उन्हें बचाने का काम महात्मा गांधी करते थे और नफरत फैलाने का काम करता था नाथूराम गोडसे। ये गोदी इकोसिस्टम वाले सिर्फ और सिर्फ नफरत की पॉलिटिक्स से प्रभावित हैं। जिस दिन अयोध्या में बीजेपी हार गई, ये अयोध्या के हिंदुओं को भी गालियां देने लगे। गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक शख्स तो वो था जिसने कन्हैया कुमार को रैली में थप्पड़ मारा था। आप पूछोगे कि अयोध्या के हिंदुओं के बारे में इतने भद्दे कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां बीजेपी हार गई। इस बात से आपको समझ आ जाना चाहिए कि इन लोगों का रिलीजन है मोदी पंथ और इन लोगों का काम है चाटुकारिता करते हुए सत्ता की मलाई चाट। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। हमारे मतलब आपको मत सिखा। नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए। वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? नहीं। जरा खुद ही सोचकर देखिए, सूट तक पहन रखे हैं इन्होंने अपनी बचपन की फोटोज में। सही पकड़े हैं। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 इयर्स। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर लिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये फोटोज देखो उनकी आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने, अमेरिका में हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, वो मलेशिया गए। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।